हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग फिजिक्स के उन सभी प्रश्नों की बात करेंगे जो एसएससी सीजीएल 2018 में पूछे गए थे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए या फिर कोई भी एसएससी के एग्जाम हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास तौर पर फिजिक्स आपकी थोड़ा हाई लेवल से पूछी जाती है और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर एक चीज़ और समझो, बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी चर्चा हम कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और कब के? 2018 के। अब देखो, सबसे जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया? पहले लिखा है माइकल फैराडे, फिर लिखा हुआ हैंस क्रिश्चियन ओरस्टड, फिर लिखा है आंद्रे मेरी एम्पियर, फिर लिखा है जेम्स क्लर्क। तो इसका ऑप्शन जो है आपका वो सी सही हो जाएगा, मैरी एम्पियर या आंद्र मैरी एम्पियर इनका पूरा नाम है। यानी विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया था? तो आंद्रे मैरी एम्पियर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर लिखा हुआ टीवी रिमोट कंट्रोल खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला लिखा है इंफ्रारेड तरंगे, फिर लिखा है ब्लूटूथ तकनीक, फिर लिखा हुआ लेजर तकनीक, फिर लिखा हुआ अल्ट्रासोनिक तरंगे। तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, इंफ्रारेड तरंगे। यानी एक तरह से टीवी रिमोट कंट्रोल जो होता है उसमें अवरक्त किरणें। किरणें कितने प्रकार की होती हैं, जो आपने क्लास 12th में विद्युत चुम्बकीय चैप्टर में पढ़ा होगा। टोटल 7 प्रकार की होती है, समझ लीजिए उनको। पहले होती हैं आपकी गामा किरणें, ठीक है। दूसरी होती है एक्स किरणें। तीसरे नंबर पे आती हैं पराबैंगनी किरणें, ठीक। ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें। फिर 4 नंबर पे आती हैं दृश्य किरणें या दृश्य विकिरण, ठीक है। 5 नंबर पर आती हैं आपकी यही अवरक्त किरणें, जिनको इंफ्रारेड बोलते हैं, अवरक्त किरणें। 6 नंबर पे आती हैं सूक्ष्म अथवा माइक्रो तरंगे। और नंबर 7 में जो है आपकी वो आती हैं सबसे लास्ट में रेडियो तरंगे। तो ये 7 प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, इनको आप जरूर याद कर लीजिए। इनकी कितनी तरंगदैर्घ्य होती है और कितनी आवृत्ति पर असर होती है, क्या इनके गुण होते हैं, कहाँ से ये उत्पन्न होती हैं और कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है, इन सारी चीज़ों को आप जरूर तैयार कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब, जैसे यही क्वेश्चन को आप समझ लो, कह रहे टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कौन सी? तो इंफ्रारेड तरंगे, या अगर ये ऑप्शन नहीं देगा तो हिंदी में लिख के देगा अवरक्त किरणें। सभी किरणों के खोजकर्ता आपको पता होने चाहिए, सातों किरणों के, उसके गुण आने चाहिए, कहाँ से उत्पन्न होती हैं, क्या उपयोग होते हैं, कितना आवृत्ति पर असर होता है और कितनी तरंगदैर्घ्य पर असर। ये सब चीज़ें आप अपने नोटबुक में नोट करके जरूर तैयार कर लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आएगा रिलेटेड, तो आपसे छूटेगा नहीं। फिलहाल में इसका ऑप्शन पहला से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर, पहले ही ब्लैंक लिखा है, फिर लिखा है को उनकी एक्स रे का मतलब एक्स किरणें खोज के लिए 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। पहला लिखा है विलियम थॉमसन, फिर लिखा है विलियम रेंटगेन, फिर लिखा है लुई पास्चर, फिर लिखा है विलियम क्रुक्स। तो इसका ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा, विलियम रेंटगेन। यानी एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रांटजन या रांजन भी कहते हैं, या विलियम रांटजन आप बोल सकते हो। और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था एक्स किरणों की खोज के लिए। कब मिला था? 1901 ईस्वी में। तो ये इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्या लिखा हुआ है, पहले ही ब्लैंक लिखा है, फिर लिखा है ने ऊष्मागतिकी के प्रथम 2 नियमों को संहिताबद्ध किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ताप का निरपेक्ष शून्य -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामकरण के साथ सम्मानित किया गया। यानी वो कौन से थे? देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा है रॉबर्ट हुक, फिर लिखा है विलियम क्रुक्स, फिर लिखा है विलियम थॉमसन, फिर लिखा है लुई अल्वारेज। तो इसका ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा, यानी वो थे आपके विलियम थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर लिखा है पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? नहीं, जो पृथ्वी की ऊष्मा से ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? पहले लिखा है ज्वारीय ऊर्जा, फिर लिखा है भूतापीय ऊर्जा, फिर लिखा हुआ बायोगैस, फिर लिखा है सौर ऊर्जा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, नाम से ही आप समझ जाओ। भू मतलब होता है एक तरह से पृथ्वी या धरती, यानी भूतापीय ऊर्जा यानी पृथ्वी की ऊष्मा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर लिखा है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचाने। पहला लिखा है कैंडेला, फिर लिखा है एम्पियर, फिर लिखा है समुद्री मील, फिर लिखा है डेसिबल। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता किसमें नापी जाती है? डेसिबल में, अर्थात ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? डेसिबल। एम्पियर क्या होता है? तो ये होता है धारा का मापक। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला। और ऑप्शन सी जो समुद्री मील मिला, इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ताकि हमको भी पता चलता रहे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। यानी जो समुद्री मील होता है
समुद्री मील किसका मात्रक है? जैसे ज्योति तीव्रता का कैंडेला है, धारा का एम्पियर है और ध्वनि की तीव्रता का डेसिबल, वैसे समुद्री मील किसका मात्रक है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर लिखा हुआ है, मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला लिखा है डायनोमोमीटर, फिर लिखा हुआ कैलिपर्स का, फिर लिखा है फोटोमीटर, फिर लिखा है डी ऑप्शन जो है इसको अमीटर, इसको सही से आप लिख लीजिए, ये अमीटर लिखा हुआ है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फोटोमीटर। यानी मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो है आपका फोटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, पहले ही खाली स्थान दिया के अनुसार लिखा हुआ दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर वह कार्य करता है के बराबर होता है। पहला लिखा है पास्कल का सिद्धांत, फिर लिखा है न्यूटन का सिद्धांत, फिर लिखा हुक का सिद्धांत, फिर लिखा है स्टीफन बोल्ट्जमान नियतांक। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पास्कल सिद्धांत। यानी पास्कल सिद्धांत के अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर वह कार्य करता है के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर लिखा हुआ रजत को दूरदृष्टि है नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि की सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस सुलझाएंगे? अब समझो बात को। यानी जो रजत नाम का लड़का है उसको दूरदृष्टि दोष है। दृष्टि दोष से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में बनते हैं, समझिए थोड़ा ध्यान से। मानव नेत्र में जो दोष होते हैं वो ज़्यादातर 5 प्रकार के होते हैं, वैसे मुख्यतः 2 या 3 होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 5 सीखेंगे। जैसे पहला होता है एक, आप यहीं से समझ लीजिए, दूरदृष्टि दोष। दूसरा होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है ना। तीसरा होता है जरा दूरदृष्टिता, और चौथे नंबर पे आ जाता है आपका वर्णांधता, ठीक है ना। और 5वां नंबर जो है आपका वो आ जाता है अबिंदुकता। ठीक, ऐसे करके के 5 मुख्य प्रकार के दोष मानव नेत्र में पाए जाते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझना, और नोटबुक और पेन नहीं उठाया तो उसको उठा लीजिए, थोड़ा ध्यान से समझने वाली चीज़ें हैं यहाँ पर। जैसे सबसे पहले लिखा है दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की नहीं। एक आप ट्रिक याद कर लीजिए, जो दोष होता है वहीं की वस्तुएं साफ दिखाई दीजिए। फिर से एक बार सुन लीजिए, जो दोष होता है वहीं की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। अर्थात अगर दूरदृष्टि दोष है तो दूर की साफ दिखाई देंगी, निकट की नहीं। अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की साफ दिखाई देंगी, दूर की नहीं। अगर जरा दूरदृष्टिता है तो ना निकट का दिखेगा ना दूर का। वर्णांधता क्या होता है और अबिंदुकता क्या होता है, इसको समझो। वर्णांधता होता है जो कलर विजन एक तरह से, यानी अगर रंगों में कोई भी भेद नहीं कर पा रहा है तो वो वर्णांधता होता है। और अबिंदुकता होता है कि क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर की जो प्रकाश किरणें होती हैं वो रेटिना पर एक साथ फोकसित नहीं हो पाती हैं, जिस कारण से ये रोग उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग अबिंदुकता कहते हैं। क्वेश्चन आपका अधिकतर निवारण से रिलेटेड बनता है, यानी दूर दृष्टि दोष को कौन दूर करेगा? तो उत्तल। और निकट दृष्टि दोष को कौन दूर करेगा? अवतल। इसकी ट्रिक समझो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों से ये गड़बड़ हो जाता है, यानी उत्तल की जगह अवतल या अवतल की जगह उत्तल। इसकी ट्रिक है, अगर हम देखो तुलना करें दूर और निकट, अगर हम अक्षरों की तुलना करें, यानी दूर में 2 अक्षर हैं, निकट में 3 अक्षर हैं। इधर आप लेंसों में अक्षरों की तुलना करें तो उत्तल में कम अक्षर हैं और अवतल में ज़्यादा। एक ट्रिक बना लीजिए कि कम अक्षर वाला कम अक्षर वाले के साथ में रहेगा, ज़्यादा अक्षर वाला ज़्यादा अक्षर वाले के साथ है। अर्थात दूर दृष्टि दोष को उत्तल दूर करेगा, निकट दृष्टि दोष को अवतल। इस तरीके से आप भूलोगे नहीं, गलत नहीं होगा और अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे। अगला लिखा हुआ है तीसरा जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता का मतलब होता है जब ना निकट का दिखे और ना दूर का, यानी ना पास का दिख रहा है ना दूर का। इसका मतलब निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष दोनों है। उम्र बढ़ने के साथ में हमारे जो नेत्र में पक्षमाभी मांसपेशियां होती है वो धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं, जिस कारण से व्यक्ति ना तो निकट का देख पाता है और ना ही दूर का। इस दोष को हम लोग कहते हैं जरा दूरदृष्टिता। और जरा दूरदृष्टिता में दोनों लेंसों की आवश्यकता होती है, अर्थात द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते। देखा होगा आपने, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उनके चश्मे में नीचे चांद टाइप का बना होता है। चांद का मतलब हो गया वो नीचे वाले उत्तल लेंस होते हैं और ऊपर वाले अवतल लेंस, क्योंकि उनको जरा दूरदर्शिता होता है, ना दूर का ना निकट का। जो नवयुवक में या हम स्टूडेंटों में होता है उसमें देखा होगा अधिकतर आपको चांद जैसा बना हुआ चश्मा नहीं मिलेगा, या तो निकट दृष्टि दोष होगा या तो दूर दृष्टि दोष। आप बहुत सारे प्रैक्टिकल देख सकते हो अपने फ्रेंड सर्किल में, जिसकी उम्र ज़्यादा होती उसमें जरा दूरदृष्टिता। वर्णांधता जो कलर में भी भेद ना कर पाए। अबिंदुकता को दूर करने के लिए वर्णांधता को समझो। वर्णांधता एक तरह से रोग ऐसा होता है, ये जन्मजात रोग होता है। ध्यान से समझिए, वर्णांधता कैसा रोग होता है? जन्मजात रोग होता है, इसका कोई उपचार नहीं है।
अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते अबिंदुकता को दूर किया जा सकता है। तो ये 5 प्रकार के मुख्यतः दोष होते हैं। कौन किसको दूर करेगा आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अपने नोटबुक में अपने हिसाब से लिख लीजिए जिससे आप आसानी से समझ सको। फिलहाल में आपका क्वेश्चन था कि दूरदृष्टि दोष को कौन दूर करेगा। अब देखो ऑप्शन देखो, इंग्लिश वाले वर्ड हिंदी में लिखे हैं। जैसे लिखा है कॉन्वेक्स लेंस, फिर लिखा है कॉनकेव लेंस, फिर लिखा है बायोफोकल, फिर लिखा है प्रोग्रेसिव। अब कॉन्वेक्स कॉनकेव यहीं से समझो। कॉन्वेक्स कहते हैं उत्तल को, कॉनकेव कहते हैं अवतल को। तो दूरदृष्टि दोष को कौन दूर करता है, उत्तल लेंस। तो ये कॉन्वेक्स, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो कितना क्वेश्चन घुमाया गया, अंग्रेजी के वर्ड हिंदी में लिखे हैं। अगर कोई लड़का इंग्लिश पर पढ़ना ध्यान दे और उत्तल और अवतल पढ़ के जाए वो तो टेंशन में हो जाएगा कि उत्तल अवतल ऑप्शन में ही नहीं दिया। ये कॉन्वेक्स उत्तल लेंस को इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं और इसी को उसने हिंदी में लिख दिया है। आई होप आप पूरी बात समझ गए होंगे। तो इसका कॉन्वेक्स सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर लिखा है चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है। पहला लिखा है टेस्ला, फिर लिखा है एम्पियर, फिर लिखा है ओम, फिर लिखा हुआ कोबाल्ट। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र अर्थात जो बी होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एम्पियर किसका मात्रक होता है, शक्ति का। एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का। ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। कोबाल्ट को आप जानते हो एक तरह से धातु है जिसको CO से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर लिखा हुआ तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी तरल पदार्थ से जब गैस बन जाती है इसको क्या कहते हैं। पहला लिखा वाष्पीकरण, फिर लिखा निस्तारण, फिर लिखा अवक्षेपण, फिर लिखा घनीकरण। बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन हो जाएगा वाष्पीकरण। यानी तरल पदार्थ से जो गैस में परिवर्तन होता है उसको हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर लिखा है पवन चक्की खाली स्थान लिखा है ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है। गतिज, नाभिकीय, रासायनिक और गुरुत्वीय। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा गतिज। यानी जो पवन चक्की है गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा या यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर में लिखा हुआ एक बैटरी फिर खाली स्थान ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी जो बैटरी होती है किस ऊर्जा को किस में, पहला लिखा है ताप, फिर लिखा है यांत्रिक, फिर लिखा है रासायनिक, फिर लिखा है प्रकाश। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा रासायनिक। सब लोग जानते हो बैटरी में अंदर केमिकल भरे होते हैं, केमिकल मतलब रासायनिक। रासायनिक ऊर्जा को किस में, अब बैटरी से निकलता क्या है, विद्युत। तो जब भी आप किसी बैटरी को यूज करते हैं, जैसे पंखा चलाना है बैटरी से, तो उससे करंट बाहर निकल रहा है अर्थात विद्युत। यानी जो बैटरी होती है यांत्रिक रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान, जैसे आपसे पूछ दिया जाए विद्युत बल्ब क्या करता है, तो विद्युत बल्ब क्या करता है, पहले वो करंट लेता है यानी विद्युत ऊर्जा को, फिर क्या करता है प्रकाश फैलाता है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। आपसे पूछा जाए हीटर क्या करता है, तो हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में अर्थात चीज़ें गर्म कर देता है। क्या चीज़ वो इनपुट में ले रहा है और क्या आउटपुट दे रहा है, बस इतना आप सीख जाओगे तो कभी गलत नहीं होगा। बैटरी क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोटर क्या करता है, अब समझो मोटर को चाहिए करंट यानी विद्युत ऊर्जा लेता है और फिर क्या करता है, पंखा घुमा देता है मान लो, या गाड़ी घुमा देता है, कुछ ना कुछ घुमाता है मोटर, अर्थात यांत्रिक हो जाए, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसी तरीके से क्या इनपुट है क्या आउटपुट है, इस तरीके का दिमाग लगाकर आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। तो यहाँ तक हो गए 13 क्वेश्चन और आपके 2018 में SSC CGL में 13 क्वेश्चन ही फिजिक्स के बने थे और सभी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आई होप आप पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम इसी तरीके आपके लिए मेहनत करते रहें, नए नए क्वेश्चनों का करेक्शन करते रहें और आप उन्हीं कलेक्शन के क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन कीजिए। अगर आपने पहले के इसके वीडियो नहीं देखे यानी 2019 के, 20 के, 21 के, 22 के, तो वो जाकर प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिए या फिर उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।